इंटरनेशनल पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18वें रोजगार मेले में 61,000 से जायद नई तकर्रुरी वाले नौजवानों को सौंपेंगे तकर्रुरी नामे, और अब तक 11 लाख से जायद तकर्रुरी नामे किए जा चुके हैं जारी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर आज लखनऊ में तकरीब का करेंगे इफ्तिताह। एक जिला एक पकवान मंसूबा होगा तवज्जो का मरकज। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले बीएलओज के खिलाफ होगी तादीबी कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रियासतों के लिए जारी की हिदायत। मगरबी बंगाल में भी एसआईआर के दौरान किसी तरह नज्म नस्क में खलल पर फौरी दर्ज होगी एफआईआर। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन आज से भारत के सैरूजा दौरे पर। 77वें यौम जमहूरिया की तकरीब में होंगे मेहमान खुसूसी, और इस दौरे से भारत यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारती मुआहदे को मिल सकती है हरी झंडी। इंतखाबात से कबल बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा कि मुल्क में नहीं है जमहूरियत, हर सिमत फैली है अनारकी। हसीना ने बैरूनी ताकतों और इंतहा पसंदों पर इक़्तिदार से बेदखल करने का लगाया इल्जाम। पांच मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से दी शिकस्त। सीरीज में 2-0 की हासिल की सबकत। कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने शानदार खेल का किया मुजाहिरा। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए मुंतखब होने वाले नौजवानों को 61,000 से जायद तकर्रुरी नामे तकसीम करेंगे, और इस मौके पर वज़ीर आज़म एक अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म के रोजगार के मौक़े पैदा करने को अव्वलीन तरजीह देने के अज़्म के मुताबिक रोजगार मेला एक अहम इक़दाम है जो इसी विजन को अमली शक्ल देने के लिए शुरू किया गया है, और इस मंसूबे के आगाज से अब तक मुल्क भर में मुनक़िद होने वाले रोजगार मेलों के जरिए 11 लाख से ज्यादा तकर्रुरी नामे जारी किए जा चुके हैं। 18वां रोजगार मेला मुल्क के 45 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िद किया जाएगा। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से मुंतखब होने वाले ये नए तकर्रुरी वाले मुलाजमीन वज़ारत दाखिला, वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद, महकमा मालियाती खदमात, महकमा आला तालीम समेत हुकूमत हिंद के मुख्तलिफ वज़ारतों और महकमों में अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। उत्तर प्रदेश का आज यौम तासीस है, और हर साल उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को अपने क़याम के शानदार दिन को उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर मनाता है। और इस साल मरकजी तकरीब लखनऊ में नौ तामीर शुदा राष्ट्र प्रेरणा स्थल कॉम्प्लेक्स में होगी, और जिसका इफ्तिताह मरकजी वज़ीर दाखिला और इमदाद बहमी अमित शाह मेहमान खुसूसी के तौर पर करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने विजन के मुताबिक इस साल उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का प्रोग्राम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के थीम के साथ मुनक़िद किया जा रहा है। 3 रोज़ा तकरीब में मुल्क भर से मोअज़्ज़िज़ीन के अलावा रियासत के अवामी नुमाइंदों को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। लखनऊ में मरकजी तकरीब के साथ साथ रियासत के तमाम अजला में मकामी सतह पर सकाफती प्रोग्राम, तरक्याती नुमाइश और अवामी शिराकत के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। और इस साल उत्तर प्रदेश दिवस की खास बात वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐलान करदा एक जिला एक पकवान स्कीम होगी, और इस स्कीम के तहत रियासत के हर जिले से एक रिवायती और मशहूर डिश का इंतखाब किया जाएगा। इस खुसूसी तकरीब में रियासत के तमाम खानों को एक ही कॉम्प्लेक्स में दस्तयाब कराया जाएगा।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये तकरीब महज एक सरकारी तकरीब नहीं रहनी चाहिए बल्कि एक अवामी त्यौहार होना चाहिए जिसमें रियासत के हर शहरी की शिरकत को यकीनी बनाया जाए और रियासत के सकाफती तनव्वुर और मुतहर्रिक जज्बे के साथ साथ इसके तरक्की के सफ़र की अक्कासी हो। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज लखनऊ में वाक़ कौमी प्रेरणा स्थल में मुनक़िद होने वाली उत्तर प्रदेश दिवस की तकरीब से खिताब करेंगे और इस मौके पर रियासत की शानदार सकाफत, तारीख़ और विरासत और तरक्की के सफ़र को उजागर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर मुनक़िद होने वाला ये प्रोग्राम सूबे के अवाम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के यौमे तासीस पर अपनी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि श्री अयोध्या धाम मथुरा की शान और काशी की अक़ीदत से मुज़य्यन विरासत और तरक्की की मुक़द्दस सरज़मीन उत्तर प्रदेश के 77वें यौम तासीस पर रियासत के तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। काबिल एहतराम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में प्रदेश आज तरक्की का नया इंजन बन गया है, नए भारत की माशी, समाजी और सकाफती तरक्की का अलंबरदार बन गया है। आइए हम सब मिलकर सरमायाकारी, इख्तरा और सकाफत की इस सरजमीन को खुद इन्हिसारी की बुलंद तरीन चोटी पर कायम करने का अज़्म करें। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के एहतराम, बाइख्तियार बनाने और कौम की तामीर में उनके किरदार पर जोर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियां एक नेमत हैं, हमारा फ़ख्र हैं, कौम की शिनाख्त हैं। आज नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के मौके पर भारत की तमाम माओं, बहनों और बेटियों को दिली मुबारकबाद और उनकी जद्दोजहद, लगन और कामयाबी को सलाम पेश करता हूँ। कौम की तामीर में बेटी की मेहनत और मेहनत के साथ ही हर मैदान में नए मयारात कायम करने के लिए उनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ। डबल इंजन वाली हुकूमत ख़वातीन की ताकत के तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त, तालीम और ख़ुद इन्हिसारी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल अफसरान को बूथ लेवल अफसरान BLOs के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। कमीशन ने इस सिलसिले में तफसीली हिदायत जारी कर दी हैं। रहनुमा खतूत के मुताबिक अगर कोई BLO अपने फ़राइज़ में गफलत, लापरवाही, वोटरों के साथ बदतमीज़ी या कमीशन की हिदायत को जानबूझकर नज़रअंदाज करता है तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्तों के SIR के अमल पर बढ़ती कशीदगी के दरमियान चीफ इलेक्टोरल अफसरान के दफ्तर ने सख्त हिदायत जारी की हैं। तमाम ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है कि अगर SIR की समाअत या नज़रसानी के अमल के दौरान अमन व अमान में खलल पड़ता है तो फौरी तौर पर FIR दर्ज करें। हिदायत में यह भी वाज़ेह किया गया है कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की जा सकती है। ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट की 19 जनवरी की हिदायत का हवाला देते हुए जारी किया गया है। चीफ इलेक्टोरल अफसर ने कहा है कि अगर SIR समाअत, मराकिज़ या सरकारी दफातर में तोड़फोड़, धमकियां या अहलकारों और मुलाजमीन पर हमलों के वाक़यात पेश आते हैं तो फौरी तौर पर मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जाए। शिकायत की कॉपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और चीफ इलेक्टोरल अफसर के दफ्तर को भी भेजी जानी चाहिए। खत में यह इंतबाह भी दिया गया है कि अगर किसी इलाके में तशद्दुद या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात जारी रहे तो इस इलाके में तमाम SIR समातें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी जाएंगी। झारखंड के सांड्रा में पुलिस टीम पर नक्सलियों के हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन मेघा गुरु के तहत कोबरा बटालियन, झारखंड जैगवार और CRPF के एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर 17 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में कई पर लाखों के इनामात भी थे। बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस ने झारखंड के सांड्रा में 17 नक्सलियों की लाशें बरामद की। नक्सलियों ने जुमा को सांड्रा में पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मगरबी सिंहभूम के सांड्रा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया।
یوم جمہوریہ سے پہلے پنجاب میں ISI کی حمایت یافتہ دہشت گردی کے ایک اور ماڈیول کا پردہ فاش ہوا ہے۔ پنجاب پولیس کی کاؤنٹر انٹیلیجنس اور ہوشیار پور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ببر خالصہ انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیم سے منسلک 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ چاروں کارندوں سے تقریباً 2.5 کلو گرام RDX سے بنی IEDs اور 2 پستولیں برآمد ہوئی ہیں، اور پنجاب پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ یوم جمہوریہ کی تقریبات کے دوران دھماکہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ برآمد شدہ IEDs دہشت گردانہ حملوں کے استعمال کی جانی تھیں، اور یہ سب امریکہ میں مقیم BKI ہینڈلرز کے اشارے پر کام کر رہے تھے۔ 77ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کے لیے آج غیر ملکی مہمان بھی پہنچ رہے ہیں۔ یورپی کونسل کے صدر اینٹونیو کوسٹا اور یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان ڈر لیئن آج سے بھارت کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے۔ وہ 77ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے، اور اس دوران بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے کو بھی ہری جھنڈی مل سکتی ہے۔ بھارت عالمی تجارت کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں ایک اور بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ 2007 میں شروع ہوئے مذاکرات آخر کار 2026 میں معاہدے کی شکل لے رہے ہیں۔ تقریباً 2 دہائیوں کے طویل اور پیچیدہ مذاکرات کے بعد بھارت اور یورپی یونین ایک آزاد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے نزدیک ہیں، جو ان کے اقتصادی تعلقات کو ایک نئی سمت دے گا۔ عالمی تجارت کے بدلتے منظرنامے کے درمیان جس تیز رفتاری سے بھارت نے گزشتہ 4 برسوں میں آزاد تجارتی معاہدوں کو حتمی شکل دی ہے، اس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بھارت اور یورپی یونین بھی 27 جنوری کو اسی طرح کے آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ معاہدہ ایک دوسرے کی منڈیوں تک رسائی کو آسان بنائے گا۔ ایک بار جب معاہدہ نافذ ہو جائے گا تو توقع ہے کہ بھارتی مصنوعات کو یورپی یونین کے ممالک تک کم یا صفر ٹیرف پر رسائی حاصل ہوگی۔ یورپی یونین کی مصنوعات کو بھی بھارتی مارکیٹ میں اسی طرح کی مراعات حاصل ہوں گی۔ جن مقاصد کے لیے اس معاہدے کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ اب تقریباً 2 دہائیوں کے بعد پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ 2007 میں شروع کیا گیا یہ اقدام اب 2026 میں مضبوط شکل اختیار کر رہا ہے، جس سے اس کی تاریخی اہمیت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت یورپی یونین FTA 2007 میں شروع ہوا، جب دونوں فریقوں نے اسے براڈ بیسڈ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ایگریمنٹ BTIA کی شکل میں اسے شروع کیا۔ یہ پہل بنیادی طور پر یورپی یونین کی جانب سے ہوئی، جو بھارت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت اور بازار میں تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہتی تھی۔ بھارت کی طرف سے بھی دلچسپی تھی، کیونکہ یورپی یونین اس وقت بھارت کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار تھا۔ معاہدے کا مقصد اشیاء، خدمات، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور ریگولیٹری تعاون کا احاطہ کرنا تھا۔ 2007 سے 2013 تک مذاکرات کے کئی دور ہوئے، لیکن اختلاف رائے کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گئے۔ 2022 میں مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے۔ یوکرین کی جنگ اور امریکہ چین تجارتی کشیدگی جیسی عالمی جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کا راستہ قدرے آسان ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھارتی وزیر اعظم اور یورپی یونین کی قیادت کے درمیان متواتر اعلیٰ سطحی مذاکرات اور ملاقاتوں نے اس عمل کو نئی تحریک دی۔ تاہم FTA مذاکرات کے دوران کئی حساس اور پیچیدہ مسائل پیدا ہوئے۔ ان میں سب سے اہم تجارتی توازن تھا، جہاں بھارت کو خدشہ تھا کہ یورپی مصنوعات کے لیے آسان مارکیٹ رسائی اس کی گھریلو صنعتوں پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ دونوں فریقوں کے درمیان زرعی مصنوعات اور ٹیکسٹائل پر ٹیرف کے حوالے سے بھی اختلافات تھے۔ بھارت چاہتا تھا کہ اس کی زرعی اور ٹیکسٹائل مصنوعات کو یورپی منڈی میں بہتر مواقع میسر ہوں،
जबकि यूरोपीय यूनियन अपने किसानों और घरेलू प्रोड्यूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहद थी। मज़ीद बराह सरमायाकारी और खिदमात तक रसाई, डेटा सिक्योरिटी और रेगुलेटरी मेयारात जैसे मसाइल भी बातचीत में मरकजी हैसियत रखते थे। यूरोपीय यूनियन ने डेटा प्राइवेसी और सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर जोर दिया, जबकि भारत के लिए ये मसाइल घरेलू पॉलिसी और डिजिटल खुदमुख्तारी से मुंसलिक थे। यूरोपीय यूनियन ने यह भी तवक्को की कि भारत माहौलियाती और मजदूरों के हुकूक से मुतालिक अपने समाजी मेयार को बेहतर बनाएगा। इन चैलेंजों के बावजूद दोनों फरीकों ने इस मुआहदे को मुस्तकिल तौर पर तरजीह दी है। चुनांचे आज दोनों फरीक इस तारीखी मुआहदे को हतमी शक्ल दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज ताजिर और कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से दाखिल करदा चार्जशीट का नोटिस लेने पर अपना फैसला सुनाएगी। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात से मुतालिक है, जिसमें बरतानिया में मुकीम दिफाई ताजिर संजय भंडारी शामिल है। ईडी ने वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा ने संजय भंडारी की कुछ गैर मुल्की जायदादों और रकम की लेन देन में किरदार अदा किया है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ईडी ने वाड्रा को इस मामले में मुल्जिम बनाया है। बिहार में पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले लीडर कर्पूरी ठाकुर का आज 102वां यौम पैदाइश है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उनके यौम पैदाइश पर उन्हें याद किया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि मैं समाजी इंसाफ के अलंबरदार भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके यौम पैदाइश पर याद करता हूं और खराज अक़ीदत पेश करता हूं। कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के गांव पिथौंजिया में पैदा हुए। वो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के नजरियात से मुतासिर थे। उन्होंने 2 बार बिहार के वज़ीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी वज़ीर आला बने। वज़ीर आला रहने के बावजूद उन्होंने सादा जिंदगी गुजारी और कोई ज़ाती दौलत जमा नहीं की। वो 7 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। 2024 में उन्हें बाद अज़ मर्ग भारत के आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने घरेलू लीज सर्किट में टैरिफ के जायजे के लिए एक मुशावरती खत जारी किया है। इसका मकसद मौजूदा बाजार के हालात और तकनीकी तरक्की के मुताबिक मुसाबकत को बढ़ाने के लिए DLC सीलिंग टैरिफ ढांचे के जायजे से मुतालिक स्टेक होल्डरों की राय जानना है और इसके अलावा सभी शोबों और सारिफ के जुमरों में DLC तक मसावी और सस्ती रसाई की सहूलत फराहम करना है। मुजवजा जायजा DLC के इर्तका पर भी तवज्जो मरकूज की जा रही है, जिसमें P2P और VPN पर मबनी DLC शामिल है। स्टेक होल्डर्स से 22 फरवरी 2026 तक अपनी राय भेजने की अपील की गई है। शुमाली भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक वादियां बर्फ की सफ़ेद चादर में ढकी हुई हैं। वादी कश्मीर में जारी शदीद बर्फबारी की वजह से दर्जे हरारत मामूल से काफ़ी नीचे गिर गया है। दरियासना, सैयाह, बडगाम और अनंतनाग में ताज़ा बर्फबारी से लुत्फानंदोज होते नजर आ रहे हैं। पुंछ के मंधार इलाके में मुसलसल शदीद बर्फबारी ने पूरे इलाके को बर्फ से ढांप दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा और मनाली में मौसम की पहली बर्फबारी ने सयाहों की खुशी दोबाला कर दी है। दारुल हुकूमत शिमला में बर्फबारी ने शहर और पहाड़ों को बर्फ की चादर में ढांप दिया है। सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश और बर्फबारी ने सर्दी में इजाफा कर दिया है और इस बर्फबारी से आने वाले दिनों में सयाहों की तादाद में इजाफा मुतवक्का है। पहली बार बर्फबारी देखने आने वाले सयाह बेहद खुश हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों से लेकर बड़ों तक लोग इस मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। एकदम लग रहा है जन्नत में आ गया, दिल गार्डन हो गया है। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे पहली बार मैंने देखा है स्नो, इस जैसी जगह नहीं है कहीं भी। स्वर्ग है, स्वर्ग जीते जी स्वर्ग देख लिया हमने आज। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। पहली बार हम लोग यहाँ पे आए हैं दोस्तों के साथ, एकदम मजा आ रहा है। जब स्नोफॉल हो रहा है उस टाइम पे आने का आनंद ही कुछ अलग हो। बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर जरूर विजिट करें, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत सेफ है और लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है। ये मेरी फर्स्ट स्नोफॉल है और बहुत ही मजा आ रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा है।
नेपाल के मकामी बाजार में सोने और चांदी की कीमतें अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। सोने की फी तोला कीमत में 9,200 रुपये और चांदी की फी तोला कीमत में 320 रुपये का इजाफा हुआ है। फेडरेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर डीलर्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल के मुताबिक जुमे को सोने की कीमत 3,01,400 रुपये फी तोला तक पहुंच गई, जबकि जुमेरात को 2,92,200 रुपये फी तोला थी। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक सोने की फी औंस कीमत 4,960 अमेरिकी डॉलर और चांदी की कीमत $98 फी औंस है। लफ्ज़ों की खुशबू, ख्यालात की गूंज और सकाफत का संगम। छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में अदब से मोहब्बत करने वालों के लिए एक अजीमुल शान प्लेटफॉर्म कायम किया गया है। रायपुर लिटरेचर फेस्टिवल 25 जनवरी तक पुरखौती मुक्तागन कॉम्प्लेक्स में जारी है, जहां मुल्क भर से मारूफ अदबी शख्सियात, शायर और अदीब जमा हैं। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे सोमेश पटेल की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। रायपुर लिटरेचर फेस्टिवल सिर्फ किताबों का मेला नहीं है, बल्कि ख्यालात का जश्न है। ये 3 रोजा प्रोग्राम शायरी पढ़ने, कहानी कहने, किताब की रिलीज, मकालमे और मुबाहिसों के जरिए अदब के मुतनव्वे मैदान को जाहिर करता है। हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी और दीगर हिंदुस्तानी जबानों को भी प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये बहुत आवश्यक होता है कि हम अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने साहित्यिक जो धरोहर हैं, साहित्यकार हैं, उनको याद करें। इस मेले का मकसद नई नस्ल को अदब से जोड़ना और मकामी मुसन्निफीन को कौमी पहचान देना है। नौजवान अदब तलबा और कायरीन बड़ी तादाद में अपने पसंदीदा मुसन्निफीन से मिलने पहुंच रहे हैं। रायपुर लिटरेचर फेस्टिवल के जरिए अदब आवाम तक पहुंच रहा है। पूरे देश के साहित्यकार आए हैं, चाहे वो अलग अलग भाषाओं के हों, केरल से भी लोग हैं, राजस्थान से आए हैं। तो मुझे लगता है कि हर प्रदेश के लोग अपनी साहित्यिक मूल्यों को, अपने साहित्यिक अनुभवों को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। ऐसे में मुझे आशा है कि रायपुर साहित्य महोत्सव में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो इन सब के विचार विनिमय से बहुत सशक्त होगी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। उसकी एक अपनी लंबी विरासत है, उसमें वाचिक परंपरा भी है, उसमें लेखन साहित्य भी है। तो हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपने लोगों को भी दिखाएं कि प्रतिभाओं की कमी छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। इस मेले में अदब के साथ साथ लोक सकाफत, फन और रिवायात की झलक भी नजर आती है, जो रायपुर लिटरेचर फेस्टिवल को खास बनाती है। रायपुर साहित्य उत्सव में देश और प्रदेश के करीब 120 साहित्यकार, बुद्धिजीवी और रचनाकार शामिल होंगे। यह आयोजन न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए एक उत्सव होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं। जहाँ कई अखबारात ने जो खबर इसमें शाये की है वो कमाल मौला और भोजशाला तनाज़े से मुतालिक है, जिसमें कल सख्त सिक्योरिटी पर बसंत पंचमी और की पूजा और नमाज जुमा दोनों एक साथ अदा की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कमाल मौला मस्जिद और भोजशाला में मुसलमानों ने जुमे की नमाज अदा की, वहीं हिंदुओं ने बसंत पंचमी की पूजा की और ये दोनों ही मुकर्ररा वक्त पर हुई और पुरअमन तरीके से हुई, अपनी मजहबी रसूमात अदा की और कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। आगे की खबर भी जान लेते हैं, जहां दारुल हुकूमत दिल्ली में यौम जमहूरिया की रिहर्सल परेड कल हुई और वाज़ेह रहे कि कल बेइंतहा बारिश भी हो रही थी। वहीं बारिश और सर्दी के बावजूद कर्तव्य पथ पर जवानों का शानदार मुजाहिरा देखने को मिला। फुल ड्रेस रिहर्सल कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई। झांकियों में हिंदुस्तान की सकाफत, विरासत और दिफाई ताकत की झलक। तीनों अफवाज के जवानों ने कदम से कदम मिलाते हुए मार्च किया। एक बैनुल-अक़वामी सुर्खी भी यहाँ पर शाये हुई है। अमेरिकी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ रवाना हुआ है और हमले का खतरा बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहीं उसी के जवाब में पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और सुप्रीम लीडर के हुक्म का इंतजार है, यानी कि माहौल बेहद गर्म है।
آگے بڑھتے ہیں جہاں 78 سال بعد امریکہ عالمی ادارے صحت سے دستبردار ہو گیا ہے، باضابطہ طور پر وہ اب اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ تھی اخبارات کی سرخیاں جو ہم نے آپ کے لیے چنی تھیں، اور آگے بڑھتے ہیں، کچھ مزید بین الاقوامی خبریں بھی جان لیتے ہیں۔ جہاں بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے محمد یونس کی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وہ 12 فروری کے عام انتخابات سے قبل عوامی لیگ کو معطل کر کے جمہوری اقدار کو پامال کر رہی ہے۔ دی پرنٹ کے ساتھ ایک تحریری انٹرویو میں حسینہ نے کہا کہ اس اقدام نے لاکھوں ووٹروں کو ان کے حق رائے دہی سے محروم کر دیا ہے، جس سے انتخابی عمل کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے حکومت کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ پارٹی کو صرف معطل کیا گیا ہے، پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ انہوں نے دلیل دی ہے کہ جس جماعت پر انتخابی مہم چلانے یا الیکشن لڑنے پر پابندی ہو، وہ جماعت سیاسی زندگی سے باہر ہو جاتی ہے۔ حسینہ نے الزام لگایا ہے کہ عبوری انتظامیہ نے شکست کے خوف سے انتخابی میدان خالی کر دیا اور زور دے کر کہا ہے کہ عوامی لیگ کے بغیر انتخابات آزادانہ، منصفانہ یا جائز نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یونس پر الزام لگایا ہے کہ وہ قانونی ڈھانچے کو مسخ کر کے اپنے مبینہ غیر قانونی اقدامات کو جائز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے بعد حسینہ کو 2024 میں اقتدار سے ہٹا دیا گیا تھا۔ جان و مال کے نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حسینہ نے ذمہ داری سے انکار کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ احتجاج کے بعد میں انتہا پسند قوتوں نے ہائی جیک کر لیا تھا جو ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے متنبع کیا ہے کہ عبوری انتظامیہ کے تحت نظم و نسق بگڑ گیا ہے اور اس کی وجہ سے بگڑتے ہوئے سیاسی تشدد اور اقلیتوں کے تحفظ کے تعلق سے نئے خدشات ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور کھیل کی خبریں بھی جانتے ہیں، جہاں بھارت نے 5 میچوں کی T20 سیریز کے دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ کو 7 وکٹ سے شکست دے دی ہے اور اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ نیوزی لینڈ کے 209 رن کے ہدف کے تعاقب میں بھارت کی شروعات مایوس کن رہی۔ بھارت کا پہلا وکٹ سنجو سیمسن کی صورت میں گرا، انہوں نے 6 رن بنائے، پھر ابھیشیک شرما 0 پر آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد ایشان کشن کی جانب سے زبردست اننگز دیکھنے کو ملی۔ ایشان نے 76 رن کی شاندار اننگز کھیلی۔ سوریہ کمار یادو نے بغیر آؤٹ ہوئے 82 رن کی اننگز کھیل کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ شیوم دوبے نے 36 رن بنائے اور اس سے قبل نیوزی لینڈ نے ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 6 وکٹ کے نقصان پر 208 رن بنائے تھے۔ بھارت کی جانب سے کلدیپ یادو نے 2 جبکہ ہاردک پانڈیا، ہرشت رانا، ورون چکرورتی اور شیوم دوبے نے 1-1 وکٹ لیا۔ اور اب پیش ہے ملک بھر کے موسم کا حال۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں، آداب۔